तहसीलदार साहब, जिस बूढ़े बाप को आप भिखारी समझकर धक्के मार रहे हैं, आपको नहीं पता उनका बेटा कौन है। जब वर्दी का रौब उतरेगा और असली साहब सामने आएगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देख लो आज इस दफ्तर में किसका राज चलता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पिता और एक बेटे की है जिसे साबित कर दिया कि पद और प्रतिष्ठा का असली मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपनों के आंसू पोंछना होता है। यह कहानी उस घमंड की है जो कांच की तरह चकनाचूर हो गया। तो दिल थाम के बैठ जाइए और सुनिए ये जज्बातों से भरी कहानी। जेठ की दोपहरी थी, सूरज आग उगल रहा था और उसी तपती धूप में एक बूढ़ा किसान जिनका नाम रामदीन था, तहसील के चक्कर काट रहा था। रामदीन के पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और बदन पर एक मैला था धोती कुर्ता। उसके हाथों में कुछ कागज थे जो पसीने से भीग चुके थे। रामदीन पिछले 6 महीने से अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े का इंतकाल चढ़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों की ठोकरें खा रहा था। उसी दिन तहसीलदार की कुर्सी पर नया अधिकारी बैठा था, विक्रांत प्रताप सिंह। विक्रांत को अपनी कुर्सी और अपनी ताकत का बहुत नशा था। उसे लगता था कि तहसील में सबसे उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। बिना रिश्वत लिए हुआ किसी फाइल पर पेन तक नहीं चलाता था। रामदीन काका डरते डरते तहसीलदार के कमरे के बाहर खड़े चपरासी के पास पहुंचे। बेटा, क्या साहब अंदर है? मुझे बस एक हस्ताक्षर करवाना है। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। अगर जमीन के कागज ठीक नहीं हुए तो मैं लोन नहीं ले पाऊंगा। चपरासी ने पान चबाते हुए रामदीन के ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से बोला, और वो बुड्ढे, तुझे कितनी बार समझाया है कि साहब अभी व्यस्त हैं, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। उस शराब का वक्त क्या फालतू है? और सुन, वो शवो पानी का जो बताया था वो लाया है या फिर खाली होता क्या? रामदीन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में बेबसी थी। बेटा, मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं 6 महीने में यहाँ जूते नहीं घिसता। भगवान के लिए मुझे साहब से मिल लेने दे। शोर सुनकर अंदर की घंटी बजी। चपरासी ने रामदीन को वहीं रोकने का इशारा किया और अंदर गया। थोड़ी देर बाद उसने रामदीन को अंदर बुलाया। रामदीन कांपते पैरों से अंदर दाखिल हुआ। एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रामदीन के माथे पर घबराहट का पसीना था। तहसीलदार विक्रांत कुर्सी पर पैर बैठा फैलाकर बैठा था और मोबाइल में कुछ देख रहा था। नमस्ते साहब जी। रामदीन ने झुककर प्रणाम किया। विक्रांत ने नजर उठाकर देखा और नाक सिकोड़ी, जैसे कोई गंदगी देख ली हो। कौन है रे तू, और बिना इजाजत अंदर कैसे घुसा? और ये क्या फटे हाल कपड़े पहनकर मेरे ऑफिस में आ गया? बदबू आ रही है, चल बाहर निकल। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी फाइल मेज पर रखी। साहब, मैं रामदीन 6 महीने से दौड़ रहा हूँ। मेरी जमीन का मामला अटका पड़ा है। बिटिया की शादी अगले महीने। अगर लोन नहीं मिला तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साहब, बस एक दस्तखत कर दीजिए, सारे कागज पूरे हैं। विक्रांत ने फाइल उठाई और बिना देखे उसे फर्श पर फेंक दिया। कागज बिखर गए। अरे वो अनपढ़, मुझे कानून मत सिखा कि कागज पूरे हैं या नहीं। सरकारी काम है, वक्त लगता है, और तेरे जैसे भिखारियों का काम तो कभी नहीं होता। सुना है तेरा बेटा शहर में पढ़ता है, बड़ा अफसर बनने गया है, तो जा उसी से करवा ले काम। या मेरा दिमाग चाटने क्यों आया है? रामदीन जमीन पर बैठकर अपने कागज समेटने लगा। उसका दिल रो रहा था। साहब, मेरे बेटे को बीच में मत लाओ, वो तो अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो भी बच्चा है। अब तो सरकार हो, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। देख बुढ़े, सीधी बात सुन, 50,000 रुपए लगेंगे। अगर दे सकता है तो फाइल मेज पर रख, वरना ये रद्दी उठाकर यहाँ से दफा हो जा। और अगर दोबारा बिना पैसों के यहाँ शकल दिखाई तो पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में सड़ेगा जेल में। रामदीन गिड़गिड़ाया। उसने तहसीलदार के पैर पकड़ने की कोशिश की। साहब रहम करो, 50,000 तो मैंने जिंदगी में एक साथ नहीं देखे, मैं कहाँ से लाऊंगा? विक्रांत ने जोर से लात मारी और रामदीन पीछे की तरफ गिर गया। चपरासी, इस बुड्ढे को धक्के मार कर यहाँ बाहर निकालो और आइंदा ये गेट के अंदर नहीं दिखना चाहिए। चपरासी आया और उसने रामदीन को कॉलर से पकड़ घसीटते हुए बाहर ऑफिस से बाहर सीढ़ियों पर फेंक दिया। रामदीन धूल से सना हुआ रोता हुआ वहीं बैठ गया। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। वहां खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार के खिलाफ बोल सके। दोस्तों, कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि गरीबों पर जुल्म करना पाप है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम ऐसे ही परिवार का साथ चाहिए। रामदीन सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था, तभी एक साधारण सी टैक्सी वहां आकर रुकी। उसमें से एक 25-26 साल का नौजवान उतरा। उसने सादे कपड़े पहने थे, एक जींस और कुर्ता। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था। चेहरे पर धूल थी, जैसे लंबे सफर से आया हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और ठहराव था। वह नौजवान कोई और नहीं, रामदीन का बेटा सूरज था। सूरज ने दूर से ही अपने पिता को जमीन पर बैठे रोते हुए देखा। उसका खून खौल उठा। वह दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा। बाबा, क्या हुआ? आप यहाँ जमीन पर बैठे क्यों बैठे हैं? और ये आपके कपड़े गंदे कैसे हो गए? कौन है जिसने आपको रुलाया? रामदीन ने अपने बेटे को देखा तो गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। सूरज बेटा, तू कब आया? देख ना, ये तहसीलदार मेरी बात नहीं सुनता। 6 महीने हो गए, आज उसने मुझे लात मार कर बाहर निकाल दिया। मांगता है 50,000 रिश्वत। मैं कहाँ से लाऊं बेटा? तेरी बहन की शादी कैसे होगी? सूरज ने पिता के आंसू पोंछे। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने पिता को पानी पिलाया और एक पेड़ की छांव में बैठाया।
बाबा अब यहीं बैठो, मैं जरा बात करके आता हूँ, देखता हूँ कौन सा कानून है जो गरीब को लात मारने की इजाज़त देता है। नहीं बेटा, रामदीन ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास पुलिस है, पावर है, उससे पंगा मत ले, हम घर चलते हैं। सूरज ने पिता के हाथ को प्यार से थपथपाया। बाबा, बड़ा आदमी वो नहीं होता जो कुर्सी पर बैठता है, बड़ा वो होता है जो उस कुर्सी का मान रखता है। आप डरो मत, आज हिसाब होकर रहेगा। सूरज सीधा तहसीलदार के ऑफिस की तरफ बढ़ा। चपरासी ने उसे रोकने की कोशिश की। ए लड़के, कहाँ घुसा जा रहा है, साहब बिजी हैं। सूरज ने चपरासी को ऐसी नज़र से देखा कि वह सहम गया। सूरज बिना रुके दरवाजा खोलकर सीधा अंदर घुस गया। विक्रांत अभी भी मोबाइल में लगा था। उसने देखा कि एक साधारण सा लड़का अंदर आ गया है। तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? कोई भी मुंह उठाकर चला आता है, बाहर जाओ, विक्रांत चिल्लाया। सूरज बिल्कुल शांत था। वह सीधा चाहकर तहसीलदार के मेज के सामने खड़ा हो गया। मिस्टर विक्रांत, बाहर जो बुजुर्ग रो रहे हैं वो मेरे पिता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने उनका काम क्यों नहीं किया और किस अधिकार से आपने एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया? विक्रांत हंसा, एक व्यंग भरी हंसी। अच्छा, तो तू उस भिखारी का बेटा बड़ा हीरो बनकर आया है बाप की वकालत करने, अधिकार पूछता है मुझसे? अबे, ये मेरी तहसील है, यहाँ मेरा कानून चलता है। और रही बात काम की, तो बिना चढ़ावे के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। तेरे बाप को समझ नहीं आया, तुझे समझाना पड़ेगा क्या? रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है तहसीलदार साहब, सूरज ने गंभीर आवाज में कहा। आप एक लोक सेवक है, मालिक नहीं। जनता के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गरीबों का खून चूस रहे हैं। विक्रांत का पारा चढ़ गया, वह अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। जवान लड़ाता है मुझसे, 2 कौड़ी का छोकरा मुझे ड्यूटी सिखाएगा? देख इंस्पेक्टर, तू भी उसी कैटेगरी का निकला, बिल्कुल दोगले। तुम लोगों को अभी नहीं पता है मैं कौन हूँ, अंदर से पूरा सिस्टम हिला दूंगा, समझा? तुझे नहीं पता कि तू किससे सामने खड़ा है, जब पता चलेगा तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। विक्रांत ने इंटरकॉम का बटन दबाया। सिक्योरिटी आओ जरा, इस लड़के की गर्मी निकालनी है, इसे घसीट कर थाने ले जाओ और ऐसा केस बनाओ कि जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटते रहे। 2 हट्टे कट्टे गार्ड अंदर आए और सूरज को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। सूरज ने अपना हाथ उठाया। बस 1 मिनट। सूरज ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। हाथ लगाने से पहले सोच लेना, वर्दी उतरने में उतना ही वक्त लगेगा जितना तुम्हें यहाँ आने में लगा है। सूरज ने फोन पर किसी को कहा, काफिला अंदर ले आओ। विक्रांत और गार्ड्स को समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। तभी बाहर से सायरन की आवाजें आने लगी। एक गाड़ी नहीं बल्कि कई गाड़ियों के रुकने की आवाज, पुलिस की जिप्सी और भारी जूतों की धमक। अगले पल ऑफिस का दरवाजा खुला और वहां जिले के एसपी, पुलिस कप्तान और 4 बंदूकधारी कमांडो अंदर दाखिल हुए। विक्रांत एसपी साहब को देखकर खड़बड़ा गया। वह तुरंत सैल्यूट मारने के लिए खड़ा हुआ। सर जय हिंद सर, आप यहाँ अचानक? सर, यह लड़का गुंडागर्दी कर रहा है, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, मैं इसे अभी गिरफ्तार करवाता हूँ। एसपी साहब ने विक्रांत की तरफ देखा भी नहीं, वह सीधे उस साधारण कपड़ों वाले लड़के यानी सूरज के पास गए और एड़ियां जोड़कर कड़क सैल्यूट मारा। जय हिंद सर, डीएम सर, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। विक्रांत का हाथ हवा में ही रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चपरासी जो दरवाजे पर खड़ा था उसके हाथ से ट्रे गिर गई। डीएम सर, विक्रांत के गले से मुश्किल से आवाज निकली। उसके माथे पर पसीना बहने लगा, उसके पैर कांपने लगे। सूरज ने धीरे से अपना बैग कुर्सी पर रखा और विक्रांत की आंखों में देखा। क्या हुआ तहसीलदार साहब? अभी तो आप सिस्टम हिलाने की बात कर रहे थे, अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे पता नहीं कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। अब तो पता चल गया ना। सूरज कोई और नहीं बल्कि उसी जिले का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर बनकर आया था। उसने जानबूझकर आज ज्वाइनिंग से पहले भेस बदलकर हकीकत जानने का फैसला किया था। विक्रांत के तो होश उड़ चुके थे, वह तुरंत सूरज के पैरों में गिर पड़ा। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आप सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके पिता को पहचान नहीं पाया। सर मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सूरज ने अपने पैर पीछे हटा लिए। तुम्हें अपनी नौकरी की चिंता है और उस बूढ़े बाप की चिंता नहीं थी जिसे तुमने लात मारी। तुम्हें पता है वो सिर्फ मेरे पिता नहीं है, वो इस देश के अन्नदाता हैं और तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। दोस्तों, असली मजा तो अब आने वाला है। बुराई का अंत कैसे होता है यह देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सूरज ने एसपी की तरफ देखा। एसपी साहब, इस आदमी को अभी सस्पेंड किया जाता है, इसके खिलाफ भ्रष्टाचार और एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का केस दर्ज कीजिए और हाँ, इसकी अब तक की सारी फाइलों की जांच होगी। जिसने भी रिश्वत दी है या जिसने भी इसने मांगी है सबका हिसाब होगा। विक्रांत गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन पुलिस वाले उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। वही चपरासी जो रामदीन पर हंस रहा था अब कोने में दुबक कर खड़ा था। सूरज ऑफिस से बाहर निकला। बाहर रामदीन काका भी अभी भी पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पुलिस क्यों आई है। सूरज अपने पिता के पास गया। इस बार उसके पीछे पूरा अमला था, पुलिस, वकील और अधिकारी। सूरज ने झुककर अपने पिता के पैर छुए। एसपी और बाकी पुलिस वालों ने भी रामदीन को सैल्यूट किया। रामदीन घबरा गया। बेटा ये सब क्या है? पुलिस तुझे पकड़ने तो नहीं आई? सूरज मुस्कुराया। नहीं बाबा, अब से इस जिले में कोई भी आपको या किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेगा। आपका बेटा बड़ा आदमी नहीं बल्कि इस जिले का कलेक्टर बन गया है। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वहां मौजूद भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दी। सूरज ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरे पिता के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा। मेरी आप सबसे विनती है, अगर कोई अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे तो डरिए मत, आवाज उठाइए, क्योंकि यह कुर्सी हमारी नहीं आप लोगों की सेवा के लिए है। मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं यहाँ हूँ न्याय होकर रहेगा। उस दिन तहसीलदार ऑफिस का नक्शा ही बदल गया। जो फाइलें महीनों से अटकी थी वो सब 1 घंटे में पास हो गई। रामदीन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड किसी का नहीं टिकता।
आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप शून्य हैं। और याद रखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज जमीन पर है वो कल आसमान में हो सकता है। इसलिए कभी किसी गरीब या मजबूर का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि उसकी हाय और उसका वक्त दोनों बहुत भारी पड़ते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सूरत ने तहसीलदार के साथ सही किया? अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।